औपचारिक दृष्टया से ये कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक करपे है। राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास की वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। आज हमने सीरीज चालू की है, सैटरडे सीरीज परिवर्तन, राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास पोस्ट कोविड वर्ल्ड। ये सीरीज का वीडियो सीरीज का नाम है। पिछले सप्ताह इसका पहला लेक्चर हुआ, आज इसका चैप्टर 2 है। हमारे साथ डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी है। इज वन ऑफ द एमिनेंट थिंकर, मीडिया में एमिनेंट पर्सनैलिटी है। आईसीसीआर के प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के एमपी है, रामबोमा की प्रबोधिनी के वाइस चेयरमैन है। और विनय जी हमारे साथ मीडिया से कुछ 8-10 पैनलिस्ट है आज। और सेशन की मैं एक ये कर देता हूँ कि हम लोग पहले विनय जी का संबोधन रखेंगे 20-25 मिनट और एक इंटरैक्टिव सेशन। ऐसे हमने एक ये रखा है वीडियो सीरीज का। यही वीडियो बाद में थोड़ा सा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से पब्लिश होगा राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल पे। तो उसी के साथ हमारे साथ राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के अध्यक्ष, ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय रविंद्र संघवी जी है। मुंबई में उनका निवास है। व्यवसाय से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और संघ की भी कई जवाबदारियां उनके पास जिम्मेदारियां रह चुकी है। तो मैं रविंद्र संघवी को भी स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के सभी उपस्थित पदाधिकारी और इस वेबिनार में सम्मिलित सभी मित्रों, अच्छी बात है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास इस समय का उपयोग करते हुए, और वैसे भी शनिवार पत्रकारों के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा समय जिनके पास होने की संभावना बनती है, ऐसा एक दिन होता है। और इसलिए शनिवार का उपयोग करते हुए ये जो एक मंथन की चर्चा की एक श्रृंखला राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास ने रखी है, वो स्वागत योग्य है। मैं बधाई दूंगा आयोजकों को और आप सभी इसमें आए, इसलिए आपके प्रति भी आभार व्यक्त करूंगा। वैसे एक फैशन सी बन गई है कि हर किसी चीज के बारे में कोविड के काल में या कोविड के बाद, पोस्ट कोविड वगैरह ऐसा लगाते हुए विषयों की चर्चा हम करते हैं। और एक पैराडाइम शिफ्ट शायद कोविड के कारण हमारी सामाजिक सरोकार की जो रचना होती है उसमें होगा, ऐसा एक गृहित एक इसमें माना गया है कि काफी कुछ निरंतरता के लिए टिकने वाला एक एंड्यूरिंग परिवर्तन, और शायद उसका सामना हमें करना पड़ेगा। और एकदम से आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको एकदम से हम नकारें या एकदम से स्वीकारें। मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य, जैसे कि मनुष्यता की व्याख्या की जाती है, मैन इज अ सोशल एनिमल, इन द सेंस ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। तो हमारी सोशल एनिमल होने का एक तर्क ये भी बनता है कि बहुत दीर्घ समय तक हम शायद क्वारंटाइन वाली स्थिति में नहीं रह सकते, यानी जिसको मैं सोशल क्वारंटाइन कहूँगा, या हमारी कनेक्टिविटी के संदर्भ में जो क्वारंटाइन जैसी स्थिति बन जाती है, इसमें हम बहुत ज़्यादा समय नहीं रह पाएंगे। और अगर ऐसा हमें रहना पड़ता है तो हमारी मनुष्यता को ही वो एक खतरा होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। फिर भी ये बात सही है कि कोविड के कारण हमारी जो काम करने की आम पद्धति होती है, स्थापित पद्धति होती है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुए हैं, जो हो रहे हैं उसको भी हम देख रहे हैं, और कुछ मात्रा में इसके परिणाम आने वाले काल तक भी रहेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि इसके संदर्भ में जो भी दवाई की खोज चल रही है वो सफलतापूर्वक हमें सहारा के रूप में उपलब्ध होगी। बावजूद इसके कुछ न कुछ परिणाम इसके निश्चित रूप में होंगे। आज जब मैं कोविड के काल में हमारे प्रचार प्रसार माध्यमों के विश्व की ओर देखता हूं, तो मुझे एक ध्यान में आता है कि आखिरकार पत्रकार एक संपर्क के माध्यम से काम करते हैं, और संपर्क का माध्यम होता है कैसे संबंध आप विकसित करते हैं, और संबंधों को विकसित करने के लिए मिलना जुलना बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
आज ये सही है कि एक जमाने में जिसको हम केवल लैंग्वेज के आधार पर, शब्दों के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता था, वो आज अन्य अन्य तरीकों से भी होता है। मतलब एक बॉडी लैंग्वेज नाम की शब्द प्रणाली विकसित हुई विगत कुछ 30-40 सालों से, हो सकता है। तो अभी केवल लैंग्वेज समझना उपयोगी नहीं रहता, हमें बॉडी लैंग्वेज को भी समझना पड़ता है। कई पत्रकार ये कहते हैं कि नेताजी बड़े आत्मविश्वास से कह रहे थे कुछ चीजें, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग बयां कर रही थी। तो लोग बॉडी लैंग्वेज पर भी नजर रखे हुए रहते हैं और उसको भी समझ लेते हैं और उसके आधार पर भी निष्कर्ष निकालते हैं। और ये केवल पत्रकारों में होता है ऐसा नहीं, आम व्यवहारों में भी ये होता है। फोन पर भी हम बोलते हैं तो कई लोगों के बारे में ध्यान में आता है कि फोन पर वो हमसे बोल रहे हैं मगर सामने कुछ अन्य किसी काम में वो व्यग्र है। इसलिए जो दूसरे लाइन के दूसरे छोर पर होता है वो बोलता है कि आप व्यस्त हैं क्या। कहने वाला कह देता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई व्यस्त नहीं, मगर उसकी व्यस्तता उसके स्वरों में से भी झलकती है। तो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी जो वॉइस कल्चर की स्थिति है वो है, ये सारे कम्युनिकेशन के मायने बन गए हैं। और ऐसी स्थिति में घर में बैठकर भी हम समाचार पा सकते हैं, लोगों से फोन पर बात कर सकते हैं, जूम पर या गूगल मीट पर मिल सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। मगर जो वर्व, अंग्रेजी में जिसको वर्व बोलते हैं, वो जो एक आपसी संबंधों की जो ऊर्जा होती है वो मिले बगैर हम नहीं पा सकते। और ये ऊर्जा का पाना या आपसी संबंधों को प्रत्यक्ष रूप में मिलना जुलना, ये इसी से विकसित हुआ है। लोग तो फोन पर भी बात कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी चीजों को भेज सकते हैं, मगर जो मिलने में आनंद है वो फोन पर बात करने में नहीं। कुरियर भी देश कुछ चीजों को वितरित कर सकता है, मगर स्वयं जाकर कुछ चीजों को हम देते हैं, वो आनंद कुरियर भेजने में नहीं है। तो इसलिए एक तरीके का रिलेशनशिप चैलेंज मैं मानता हूं कि पोस्ट कोविड की दुनिया में हम देख रहे हैं और आज मौजूदा हालात में हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं। दूसरा है कि समाचार पत्रों के कारण जो परिणाम होते हैं कोविड जैसी स्थिति में, उसके बारे में और अधिक सतर्कता से, सजगता से सोचने की जरूरत है। और कई बार जिस पद्धति की भाषा का हम उपयोग करते हैं, महाराष्ट्र में एक समाचार पत्र ने जो कोरोना के संदर्भ में जानकारियां देने के लिए जो एक समाचार वर्गीकरण का एक तरीका अपनाया, तो कोरोना के सारे समाचारों को कोरोना का कहर इस नाम से वो लिखते गए। तो एक साइकियाट्रिस्ट है, बहुत जाने माने, उन्होंने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे तो आप कोरोना के प्रति डर को बढ़ा रहे हैं। कहर काय को कहते हैं? आप कह सकते हैं कि कोरोना की कैसे स्थिति है, कोरोना का आंखों देखा हाल क्या है, ये सब आप बता सकते हैं। मगर आप जब शब्दों का उपयोग करते हैं कहर, तो एकदम से उसकी प्रतिक्रिया आती है कि ये और भी भयानक संकट है। संकट तो है ही, मगर उसकी भयानकता को कम करते हुए हमें प्रस्तुत करना है या बढ़ाते हुए प्रस्तुत करना है, ये हमारे विवेक पर निर्भर होता है और ये विवेक हमने रखना चाहिए, ये उसका तथ्य था। तो इसलिए कोरोना जैसी स्थिति में हम कौन से समाचार किस पद्धति से छापते हैं, कौन से चित्र किस पद्धति से देते हैं, मतलब समाचार पत्र का और मीडिया का एक उसूल है कि हम जो भी जानकारी हमारे पास आती है, समाचार आते हैं, उनको प्रामाणिकता से देने चाहिए। इसलिए उसमें कोताही बरतने की जरूरत नहीं, मगर उसमें चढ़ा बढ़ा के उसको सेंसेशनलाइज करने की भी जरूरत नहीं है। ये हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है, मगर कोरोना जैसी एक असाधारण स्थिति में तो वो और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। और मैं मानता हूं कि इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
इसका एक परिणाम है कि जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि मीडिया का जो संचालन है उसकी दारोमदार विश्वसनीयता के ऊपर है। और आज हम देखेंगे कि मीडिया के माध्यम से जो भी जानकारियां पहुंच रही हैं, और इसमें मीडिया का दोष नहीं होगा, सरकारों का भी दोष होगा स्थान स्थान पर, मगर जानकारियों में एक सूत्रता का अभाव होना, जानकारियों में कुछ विसंगतियां होना, एक समाचार पत्र में एक तरीके के आंकड़े हैं, दूसरे समाचार में दूसरे तरीके के आंकड़े हैं, इसके कारण जो मन में एक कंफ्यूजन सा पैदा होता है, उसके कारण कोरोना जैसी त्रासदी के समय मैं मानता हूं कि हमारी विश्वसनीयता की और भी एक परीक्षा होती है, और इस तथ्य को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी ये सारा विषय केवल कोरोना तक सीमित नहीं है। मैंने इसके विषय में कभी कभी लिखने की भी कोशिश की है, मगर एक जो डिस्कोर्स चलने की जरूरत है वो मैं मानता हूं कि आज की तारीख में नहीं चल रहा। और राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के लोगों ने जब मुझे कहा कि आप बात करोगे क्या, तब मुझे ऐसा लगा कि कम से कम ये विषय मैं रख सकता हूं, जिसके बारे में मेरे मन में बहुत तीव्र प्रतिक्रियाएं भी हैं। और वो विषय है मीडिया जस्टिस का। जैसे सोशल जस्टिस है, जैसे इकोनॉमिक जस्टिस है, वैसे मैं मानता हूं एक मीडिया जस्टिस भी है। और मीडिया जस्टिस का मतलब है कि सभी को समान पद्धति से न्याय का वितरण होना, सभी को समान न्याय मिलना। समानता ये न्याय की प्रक्रिया का एक मूलाधार है, इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। मगर आज हम देखते हैं कि मीडिया के संचालनकर्ता कई बार ये माध्यम न्याय वितरित करने में कम आते हैं, या कई बार तो ये भी लगता है कि ये माध्यम न्याय की संकल्पना का शायद त्याग ही किया गया है। मैं जब माध्यम न्याय की बात करता हूं तब उसमें वस्तुनिष्ठता की बात आती है, तब उसमें सत्य के साथ कोई समझौता नहीं, ये भी बात आती है। उसमें जिसको हम विवेक कहते हैं, वो विवेक, संतुलन, ये भी बात आती है। तो इन सारी बातों का जिसमें समावेश है, ऐसी ये माध्यम न्याय की संकल्पना है। मैं भी स्वयं मीडिया का छात्र रहा, और मुंबई के भवंस कॉलेज में मीडिया का एक कोर्स चलता था। उसको कुछ दशक पहले जब मैं एक छात्र के रूप में पूरा करने की प्रक्रिया में था, तो भारत के एक सुविख्यात पत्रकार MV कामत, माधव विष्णु कामत, हमें सिखाया करते थे। तो कामत जी ने अपने प्रथम लेक्चर में हमें कहा था कि डोंट फॉरगेट दैट एवरी न्यूज इज सैक्रेड। उसका मतलब क्या है? हर समाचार पवित्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समाचार जैसे आपके पास आया वैसे ही आपने देना है, यानी तथ्यात्मक जानकारी देनी है। जो भी जैसे भी हुआ है उसी को उसी तरीके से आपको प्रस्तुत करना है। इसका मतलब है कि समाचार को समाचार रहते हुए ही आपको देना है, समाचार को विचार में परिवर्तित नहीं करना है, समाचार को आकर्षित बनाने के लिए नमक मिर्च नहीं लगाना है, समाचार को प्रस्तुत करते समय उसकी आकर्षकता बढ़ाने के लिए व्याकरण की राजनीति नहीं करनी है। मैं मानता हूं कि आज ये बहुत सारे बिंदु सामने आते हैं कि जिसके कारण समाचार की पवित्रता जो है उस पर आंच आ रही है। समाचारों को वितरित करते समय, चाहे वो समाचारों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुआ हो, डिजिटल मीडिया में हुआ हो, या हमारे पारंपरिक प्रिंट मीडिया में हुआ हो,
उसमें जब आप पॉलिटिक्स ऑफ वोकैबुलरी करते हैं, उसमें जब हम पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स करते हैं, उसमें जब हम पॉलिटिक्स ऑफ फॉन्ट के माध्यम से समाचार का जो वजन है उससे कम या उससे अधिक बताने वाला फॉन्ट यूज करते हैं, समाचारों के वितरण में जब एक दलगत राजनीति हमारे मन मानस पर हावी होती है, तो मैं मानता हूं कि समाचार की पवित्रता समाप्त होती है। कई उदाहरण इसके दिए जाते हैं। किसी विशिष्ट रंग के झंडे हाथ में लेकर जो रास्तों में समुदाय उतरता है, उसका वर्णन अंग्रेजी पत्रकार मित्र मासेस ऐसा करते हैं, और दूसरे किसी रंग के झंडे लेकर उतनी ही बड़ी तादाद में रास्तों पर आने वालों का वर्णन होर्ड्स यानी जानवरों के समूह जैसा किया जाता है। तो ये मासिस और होर्ड्स, इन शब्दों के प्रयोग के पीछे स्वाभाविक एक राजनीति है, और इसलिए ऐसी राजनीति करते हुए मीडिया का माध्यम कौन सा भी हो, मतलब प्रकार कौन सा भी हो, मगर जब समाचार इस पद्धति से दिए जाते हैं तो समाचारों के वितरण के प्रक्रिया की पवित्रता समाप्त हो जाती है। फिर लोग समाचारों को और समाचार देने वाले संवाददाताओं को गंभीरता से लेना समाप्त कर देते हैं। उनको लगता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ एजेंडा है, किसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का, किसी विचारधारा को नीचा दिखाने का, किसी नेता को प्रोत्साहन देने का, किसी नेता को कम आंकने का। ऐसे तरह तरह के राजनीतिक पहलू उजागर होते जाते हैं, जिसके कारण समाचार वितरण की पवित्रता समाप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि समाचार पत्र में केवल समाचार ही होने चाहिए और विचार नहीं होने चाहिए। विचार जरूर होने चाहिए, मगर विचारों का वितरण संपादकीय पृष्ठ पर होता है, लेखों में होता है। लेख और समाचार, इसमें अंतर है, और समाचार के कारण ही समाचार पत्र बनता है, नहीं तो विचार पत्र बनेगा। नियतकालिक होते हैं वो अलग है, उसमें जरूर आप केवल विचारों का वितरण करिए, मगर आप समाचार वितरण का रूप लेकर विचारों का वितरण जब करते हैं, तब समाचार वितरण की, न्यूज डिसेमिनेशन की जो प्रक्रिया है, उसके जो मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल्स हैं, उनके साथ आप समझौता करते हैं, और ये जो पाठक है उसके ऊपर सरासर अन्याय है। आज का जमाना कस्टमर और कंज्यूमर राइट्स का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि कंज्यूमर इज द किंग। तो समाचारों की दुनिया में पाठक इज द किंग, रीडर इज द किंग। लेट द रीडर assert himself or herself। आज दुर्भाग्यवश ये जो पाठक वर्ग है वो संगठित नहीं है, मगर अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो या तो समाचार पत्रों के प्रति देखने की दृष्टि बहुत ही विचित्र और अवैज्ञानिक हो जाएगी, उनकी विश्वसनीयता समाप्त होने के कारण समाचार वितरण की व्यवस्था के सामने ही चुनौतियां खड़ी होगी, प्रश्न चिन्ह लगेंगे, लोग समाचार पत्रों को गंभीरता से लेना छोड़ देंगे, और समाचार पत्रों के अतिरिक्त जो अन्य माध्यम है उन पर ज्यादा निर्भर रहते रहेंगे। एक दृष्टि से इसी प्रक्रिया के कारण आज सोशल मीडिया का उदय हुआ है। प्रिंट मीडिया में जब ये सब आने लगा और पॉलिटिक्स ऑफ वोकैबुलरी होने लगा, तब एक प्रतिष्ठा प्राप्त विश्वविद्यालय के एक सेमिनार में जाने का मुझे प्रसंग आया, तो उसमें मैंने ये अपनी व्यथा कथा बताई। तो कुछ प्रमुख संपादक थे वहां पर प्रिंट मीडिया के, उन्होंने मुझे कहा कि ये आपका निरीक्षण तो सही है, मगर इस कंप्लेंट में कोई दम नहीं है, क्योंकि दिस इज inevitable because print media is destined or rather compelled to compete with the electronic media,
And if the electronic media is scoring every point insofar as speed is concerned, because whatever we are going to read next day in the morning, the electronic media delivers it to you a night before. So the speed element has already been taken care of. So in this particular context, we have to ensure that whatever news we are delivering becomes as attractive as possible. And in the process of making the news more attractive, we add spices, we play politics, we use exclamation marks, we use particular terminologies and particular vocabulary, and that is therefore it is inevitable. आज जो सोशल मीडिया का उदय हुआ है, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया एक दृष्टि से समाचार वितरण और ओपिनियन मेकिंग, जिसको अभिमत जनतांत्रिकरण है। और ये जनतांत्रिकरण इस पद्धति से हुआ है कि लोगों को लगता है कि जैसे वोटर किसी को भी चुनने का हक रखता है, वैसे आज सोशल मीडिया में प्रविष्ट कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहने का, चाहे वो समाचार हो चाहे विचार हो, हक रखता है। और इसके कारण उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। मगर आज हम देखते हैं कि लोकतांत्रिकरण के कारण उसकी जो महत्ता है, एक दृष्टि से उसकी जो विशेषता है, वो बरकरार रहने के बावजूद भी सोशल मीडिया भी एक विकृत मार्ग पर जा रहा है, क्योंकि फेक न्यूज जैसा प्रचलन आ रहा है। कौन क्या कह रहा है इसके बारे में संदेह की स्थिति निर्माण हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, चीजों को खरीदा जा रहा है। मैं कोई बहुत बड़ा सोशल मीडिया में सक्रिय व्यक्ति नहीं हूं, मगर मुझे भी मिलने के लिए लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम आपके फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, एक फॉलोअर के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो ये फॉलोअर्स है, लाइक्स है, जो मापदंड स्थापित हो चुके हैं या है भी, उन मापदंडों को भी खरीदारी हो रही है, उनको कृत्रिम तरीके से चढ़ाने बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अपनी विशेषता खोने के कगार पर आया हुआ है। मतलब प्रिंट मीडिया के बारे में ये कहा जा सकता है कि एक जमाने में प्रिंटेड वर्ड की एक वैल्यू हुआ करती थी। People used to converse in informal discussions and say, this is true because it has been printed, ये छप कर आया है। तो लोग थोड़ा गंभीरता से लेते थे। आज लोग बोलते हैं छपकर तो कुछ भी लाया जा सकता है। I am not saying that this sweeping statement holds water in every other case, but still that is the impression which has gained some ground. फिर जब मुद्रित शब्द ने अपनी प्रतिष्ठा लगभग खोने की स्थिति पाई, तो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर होने लगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने जो भी प्रस्तुतियां की, तो लोग जब संदेह बताते तो लोग कहते थे, अरे वो दिखाया जा रहा है, इट इज बीइंग शोन। तो आज उसके बारे में भी लोग बोलते हैं कि अरे भाई, दिखाया तो कुछ भी जा सकता है। तो इन दोनों की मर्यादा के कारण सोशल मीडिया का विकास हुआ, और दुर्भाग्यवश आज सोशल मीडिया भी अपनी विश्वसनीयता खोने के कगार पर आकर बैठा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि समाचार वितरण की जो क्लासिकल डेफिनेशन है, इस प्रक्रिया के जो मूलभूत सिद्धांत है, उनकी ओर शायद लौटने का समय आया है। अगर हम हर समाचार को, उसकी पवित्रता को ठेस न पहुंचाते हुए हम वितरित करेंगे, चाहे कौन सी भी विचारधारा हमारी हो, उसके प्रति न्याय करने की हमारी भूमिका होती है, यथातथ्य जानकारी देने का हमारा आग्रह होता है, तो मैं मानता हूं कि
प्रिंट मीडिया और धीरे धीरे अन्य माध्यम भी अपनी विश्वसनीयता के सम्मुख उपस्थित सवालिया निशानों को मिटा पाएंगे। मुझे केवल इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रतीक। धन्यवाद विनय जी। दिनेश गुणे जी ने पूछा है, his question is right before my eyes. It is about unemployment becoming a challenge kind of in the media because of COVID. Many newspapers and media houses are losing business, and since they are losing business, they are asking many journalists to leave. So whether there would be any Nyaya Yojana. I mean, it's very difficult to predict anything, but I think it is a temporary phase, so this is not going to be there for a longer period of time, as I appreciate, as I understand, as I assess. And therefore, even though there is some wave of unemployment, I think eventually it will remain short-lived, and media houses would limp back to normalcy. That is, of course, there is, of course, more optimism in suggesting this. I don't have any ground level analysis of the situation. नमस्ते। एक दो बातें हैं। एक तो मीडिया को सरकार की तरफ से कुछ पैकेज मिलना चाहिए क्या, इस विषय में मेरा स्पष्ट मत है कि नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकार देती है तो मीडिया ने रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार से किसी तरह का आर्थिक मदद लेना मतलब अपने आप को सरकार के हवाले कर देना जैसा होगा। तो ये मेरा स्पष्ट मत इसके बारे में। दूसरा, मुझे आपसे पूछना है कि आपने बताया कि अभी मीडिया निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। निष्पक्ष काम करते हुए आपकी जो अपेक्षा है कि उन्होंने विचार और न्यूज के बारे में अलग अलग अंतर रख के काम करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं उनको किसी न किसी केस में फंसाया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल होते हैं। हर किसी सरकार में होता है, किसी पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक पार्टी की सरकार में ऐसा होता है। तो इसे रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? Well, I wonder whether the organizations like Editors Guild, and there are several associations of journalists, unions of journalists, whether they have applied their mind to this particular thing. I mean, I appreciate and I understand, and it is true that other existential issues are also there, and therefore they are talking about wages and pay packages and all those things, which is nothing wrong about it. But beyond these issues also, there are certain other issues which are about the credibility of media. और अगर ऐसा हो रहा है कि निष्पक्ष पत्रकारों को फंसाया जा रहा है, तो पहले तो उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए और निष्पक्षता के पीछे खड़ा रहना चाहिए। मेरा तो मत ये है, देखिए, जो समाचार पत्र किसी एक विचारधारा के लिए काम करते हैं उनसे हम ये अपेक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व का बेसिक रैशनल ही यही है कि दे आर वर्किंग फॉर ए पर्टिकुलर विचारधारा। सो लीव देम असाइड, बट अदर्स हु आर मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस काइंड ऑफ, अगर वो इस पद्धति से जो निष्पक्षता का एक मापदंड है उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे और उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करने वालों के पीछे ताकत नहीं खड़े करेंगे, तो दैट इज द रियल चॅलेंज, आय बिलीव्ह सो। सर, गेल्या 5-7 वर्षांमध्ये माध्यमांमध्ये जो एक डाव्यांचा प्रभाव होता तो बऱ्यापैकी कमी झाला किंवा त्याच्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला। सातत्याने संघ परिवाराच्या माध्यमातून जेव्हा मी बघतो तर प्रचार आणि प्रसार हे आपल्याकडे वेगळं विभाग असतानाही सातत्याने माध्यमांकडे आणि पत्रकारांकडे एक प्रश्नार्थक नजरेने बघितलं जातं। आता मी माध्यमात काम करतो तर आपण जे म्हणतो की ती जी पवित्रता ठेवायची ती जेव्हा आपण संस्थात्मक पातळीवर काम करतो तेव्हा तीच जेव्हा आपण सत्ताधारी जेव्हा आपलेच असतात तेव्हा ती मारक करण्यासाठी म्हणून आपल्यावरती सुद्धा दबाव येतो। अशा वेळेला ती जी पवित्रता नष्ट होते, आपल्या डोळ्यासमोर आपल्याला ती सहन करायला लागते, आपण ती सातत्याने बघतो। अशा वेळेला जेव्हा आपण म्हणतो की माध्यमाची आणि बातम्यांची पवित्रता राहावी त्याच्यासाठी हे जे आजूबाजूचे घटक विशेषतः जे राजकीय पक्ष आहेत जे सत्तेत आहेत किंवा जे सत्तेच्या विरोधात आहेत किंवा विरोधक आहेत असे
ह्यांची पण याची जबाबदारी नाही का? आणि एकूणच संघ परिवारामध्ये ही जी माध्यमांच्या बद्दलची एक आढी निर्माण झालेली आहे, जी बऱ्याचदा प्रामाणिक पत्रकारितांच्या पण पत्रकारितेला पण मारक आहे आणि जी आपण सातत्याने आम्ही अनुभवतो की सातत्याने प्रत्येक वेळेला आपण कुठलाही प्रश्न विचारला, संघाच्या माणसाला कुठलाही प्रश्न विचारला की त्याला त्याचा त्रास होतो किंवा एखादी छोटी गोष्ट जरी नकारात्मक लिहिली तरी त्याचा त्रास होतो. म्हणजे आपण हे जे काही काय म्हणतात त्याला की झापडं लावून चालण्याचा जो दृष्टिकोन आहे याच्या पलीकडे जाऊन आपण कधीतरी एक काय समाज म्हणून किंवा त्याच्या बातमीची पवित्रता म्हणून आपण कधी पुढे येऊ शकू का? हा माझा प्रश्न. असे की संघ ज्या काळामध्ये विकसित झाला, मैं हिंदी में बोलता हूँ कि संघ जिस समय विकसित होता रहा उस प्रक्रिया में जो भी चुनौतियां आई उसके कारण संघ का मीडिया के प्रति एक दृष्टिकोण तय होता गया। फिर भी मैं मानता हूँ कि संघ, उसको मैं एक आंदोलन के रूप में अगर देखूंगा तो वी हैव कम ए लॉन्ग वे। मतलब नहीं छपेगा नाम वगैरह इस तरीके की काव्य और इस तरीके के गीत हम गाते थे, वहां से लेकर आज जब प्रचार प्रसार के अलग विभाग बने हैं और संपादकों को मिलना और उसका क्या महत्व है इसका एक आकलन बढ़ रहा है, तो वी हैव कम ए लॉन्ग वे, दैट इज ट्रू एंड दैट इज ए वेरी वेलकम चेंज एज वेल। इट मे नॉट बी इनफ, क्योंकि कुल मिलाकर उस विभाग को संचालन करने वाले जितने भी सारे लोग हैं या पत्रकारिता कल्याण न्यास या अन्य संगठनों में काम करने वाले और संघ विचारधारा के प्रति एक आस्था रखने वाले ऐसे जितने सारे पत्रकार मित्र हैं, इन सबों ने और हमारे जैसे लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि पत्रकारिता या माध्यम विश्व का एक सही आकलन निर्माण। आज मुझे लगता है वो आकलन ही कई बार अनुपस्थित है, और वो आकलन अगर निर्माण नहीं होगा, मतलब पत्रकारिता इज नॉट अबाउट जस्ट प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स और रनिंग वेबसाइट्स और कंडक्टिंग ए चैनल, इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट। ये जो ओपिनियन मेकिंग नाम की प्रक्रिया है, ये क्या प्रक्रिया है, कैसे लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डाला जाता है, वो कैसे टिकता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है ट्रेडिशनली परंपरा के रूप में, और कैसे कैसे लोग एक धारणा मन में एकदम स्थापित कर लेते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, इसका एक सोशियो साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी है। और इसलिए पत्रकारिता को सबसे पहले आकलन माध्यम विश्व का होना जरूरी है, जो आज पर्याप्त मात्रा में है ऐसा मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। तो वो विकसित होना जरूरी है। दूसरा, पत्रकारों के और पत्रकारिता के प्रति जो स्थापित धारणाएं रहती है, जैसे मैं राजनीति में हूं और राजनीति के बारे में एक स्थापित धारणा विभिन्न विचारधाराओं के अंदर ये रही है। जैसे अगर मैं राजनीतिक दलों की बात करूं तो कांग्रेस में विनोबा भावे जैसे लोग भी राजनीतिक दलों को बहुत गालियां देते थे, और हमने देखा है कि परम पूजनीय गोलवलकर गुरुजी का भी मत राजनीतिक दलों के बारे में कोई बहुत अनुकूल नहीं था, एक चिंतक के नाते उनका वो मत था। ऐसे ही प्रचार प्रसार माध्यमों के विश्व के बारे में भी धारणाएं अलग अलग हैं, और कभी कभार इस विश्व की जो पूरे इस माध्यम विश्व का जो मोरल फाइबर है उसी को हम चैलेंज करने लगते हैं, जो मैं मानता हूं कि गलत है। तो ऐसी स्थिति में ये विचार विनिमय के आधार पर, विचार विमर्श के आधार पर अपनी धारणाओं को ठीक करने का काम है, वो ठीक होना चाहिए। हर कोई राजनेता जैसे करप्ट नहीं होता, वैसे हर कोई मीडिया वाला बिकाऊ नहीं होता, ये हमने स्थापित करना, मतलब हमारे मन में रहना चाहिए। हर कोई व्यक्ति में वो मूल्यों और उसूलों को प्रतिबद्ध रहने की आकांक्षा होगी ही, ये मानकर हमें काम करना चाहिए, एक। और दूसरा, हमारे पत्रकार औरों के पत्रकार ऐसा भेद न, मतलब गलत पद्धति का भेद न करते हुए, हमारा कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उसका धर्म, जब वो पत्रकार है तो पत्रकारिता, मैं जब जनप्रतिनिधि हूं तो मेरा धर्म जनप्रतिनिधि का बन जाता है। बाकी धर्म है, मेरी विचारधारा है, उसकी अपेक्षाएं है, उसका भी ख्याल में रखना है, मगर मेरा प्राथमिक धर्म जनप्रतिनिधि का है। उसी तरीके से पत्रकार का, वो कार्यकर्ता होगा, विचारधारा से संलग्न होगा, मगर वो पत्रकार है, और इसलिए उसी लिहाज से उसकी तरफ देखना भी चाहिए, उसका सम्मान भी करना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बात आपकी सही है,
होना चाहिए, इतना ही मैं कहूँ। प्रसाद काटे जी को सवाल पूछा। प्रसाद काथे जी ने पूछा है, सूचना में समन्वय का अभाव और सूचना द्वारा प्रचार के तंत्र की रोकथाम बेहद जरूरी है। सो ही कंकर्स विथ माय ओपिनियन, सो इट्स नॉट ए क्वेश्चन, इट्स बेसिकली एन ऑब्जर्वेशन। थैंक यू प्रसाद। Vasudha ji is there next. She says that Indian newspaper survey has consistently said that people reading patterns have been increasing in the country. It's a sign of more people trusting newspapers, isn't it? At this time, do you think a push to digital news as the medium forward is all right? Both can coexist, but it does seem sometimes that the traditional media is often demonized. Well, entire media world is often demonized. I mean, they don't deserve this demonization. I mean, the amount of demonization that is being done in that context. Of course, there are, like in politics also, there are all kinds of people, bad people, good people, value conscious people, and those who are not committed to any values. ऐसे भी लोग हैं, मगर कुल मिलाकर डेमोनाइजेशन की प्रक्रिया गलत है। मैं मानता हूं वो समाज स्वास्थ्य के लिए, सोशल हेल्थ के लिए बहुत ही गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं। एंड आई बिलीव, आई मीन, आई एम नॉट ए expert about media as such, but I believe there is going to be space to both digital as well as traditional print media. And maybe my opinion may sound a little more traditional, but still I believe print media is more capable of restoring its credibility than any other media. This may be a very traditional sounding opinion, but yes, I believe that print media as compared to all other media is more capable of restoring its credibility. श्रीराम जोशी जी का कहना है कि आज की स्थिति में जब चीन और पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में जनता को सटीक जानकारी में मीडिया की भूमिका अहम रहेगी। पारंपरिक प्रसार माध्यमों को, बिल्कुल सही है। मतलब आई कैन नॉट एग्री विथ यू मोर श्रीराम जी, मैं बहुत सहमत हूँ। निकुंज सूद ने पूछा है कि देश में मीडिया संस्थानों में विदेशी निवेश या स्वामित्व कितना उचित है, इसको लेकर नियम होना चाहिए। कोरोना काल में डिजिटल रूप के समाचारों का प्रसारण बढ़ा है, इससे प्रिंट कितना प्रभावित होगा। मतलब कोरोना को लेकर जितनी भी धारणाएं थी कि प्रिंट न्यूज़पेपर जब घर में आता है तो वो भी कोरोना लाएगा, और ये धारणाएं बनना कोई एकदम अस्वाभाविक नहीं था। अभी धारणाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो लोग प्रिंट मीडिया की ओर भी बढ़ रहे हैं। डिजिटल का एक अपना अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। विदेशी निवेश और स्वामित्व के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कोई अध्ययन नहीं है, और मैंने इस पर कोई टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जानकारी के आधार पर बना हुआ कोई आकलन नहीं है। सो सॉरी निकुंज जी। Dinesh Gune ji has asked perhaps on the same lines जैसे मैंने बोला था, तो उनका भी लगभग यही मत है, मगर उनका ये कहना है कि क्या समाज माध्यम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सरकार या प्रशासन की ओर से कुछ करना चाहिए? क्या जरूर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को अनकंट्रोल्ड छोड़ना भी उचित नहीं है, और मेरा अपना मानना है, और इस विषय में सदन की एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में भी हमने ये विषय रखा था, और मेरे जैसा ही मत विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों का था, वो ये कि इफ ट्विटर एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक आर इंडल्जिंग इन सम काइंड ऑफ एडिटिंग बिजनेस, बिकॉज दे आर नॉट प्योरली ए प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म होता है जैसे एक टेबल है, उस पर आप फूलदानी रखो, पीने का पानी का ग्लास रखो, या किताब रखो, या भगवान की मूर्ति रखो, वो टेबल का कोई उसमें रोल नहीं होता, टेबल की कोई भूमिका नहीं होती कि उसके ऊपर क्या रखा जाए। तो ट्विटर अगर एक फोरम है, तो ट्विटर में क्या छपे क्या छपे, इसमें ट्विटर की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। मगर अगर ट्विटर इसको डिसाइड करने लगा है, तो ट्विटर और टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें कोई अंतर नहीं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर यानी किसी भी समाचार पत्र पर अगर प्रेस काउंसिल और मीडिया संबंधित नियमों का एक बंधन है, तो वो बंधन ट्विटर और फेसबुक पर भी लागू करने में गलत क्या है, ये सवाल हमने पूछा था। उसका सरकार को भी
इसके विषय में कुछ नीतिगत निर्णय करना पड़ेगा, मगर ये अहम सवाल है और इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया की विश्वसनीयता एकदम समाप्त होगी, मगर विश्वसनीयता को खतरा तो निश्चित रूप में निर्माण हुआ है। Sir, so what I wanted to ask is, so we are in an ideological war right now. The other side is systematically using dark tactics, and our side has no other option than to get into the dirt to cleanse the dirt. However, we have continuously witnessed that there is this self-forced pressure of ethics on our side. Plus, there is this mentality that we depend on central leadership. So, for example, what happens is on this current Galwan LSE issue, we are witnessing a surge of propaganda by established journalists. However, when we request some seniors from party or RSS for some systematic debunking of misleading information so that we can take on the battle, the usual reply that we get is Modi ji will answer in action. Just wait. So in such cases, we don't understand whether we are supposed to get into the battle or not. मतलब अगर सेनापति खुद राजा के भरोसे बैठा है तो फिर सैनिक क्या करेगा? थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम होता है. So unless we see a systematic approach, the flow of information has to be systematic. So do you think there is something that is needed to be done here, or we should just proceed the way we are proceeding? That's no. I concur with your assessment और निश्चित रूप में बहुत कुछ करने की जरूरत है. As you rightly said, it's a ideological battle and we need to be well equipped. तो वेल इक्विप में ये इंफॉर्मेशन के माध्यम से इक्विप करना भी हमारे सैनिकों को जरूरी है और इसलिए आप जो कह रहे हैं उससे मैं बहुत सहमत हूं और मेरी मर्यादा में जितना भी कुछ करना संभव है मैं जरूर करूंगा. थैंक यू सर. थैंक यू. सर्वेश फडणीस, फेक न्यूज जिस पद्धति से सोशल मीडिया पर आ रही है उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए? मेरा अपना मानना है कि जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में सरकार ये कहती आई है और बीच में जावड़ेकर जी ने ये भी कहा था कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो हम करेंगे, तो हमने भी, एंड आई बिलीव दिस इज मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम द राइट ऑफ द सेंटर, अगर मैं उसको कहूँ. यद्यपि मैं स्वयं RW, ये जो खुद को वर्णन करने की पद्धति है उससे बहुत खुद को अलग करता हूँ. आई एम नॉट ए राइट विंगर एट ऑल, लेट मी पुट इट दिस वे. नोबडी शुड बी कॉलिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ ए राइट विंगर. आई मीन एस्पेशली पीपल हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ संघ एंड द एंटायर विचारधारा एज सच. तो हम कोई मतलब केवल मात्र कि हम लेफ्टिस्ट नहीं है, हम राइटिस्ट नहीं बन जाते, क्योंकि हमारा कोई कैपिटलिज्म में विश्वास नहीं है और रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की जिन मूल्यों में विश्वास करती है उनमें भी हमारा उस रूप में विश्वास नहीं. तो ऐसी स्थिति में आई डोंट थिंक वी आर राइट विंगर. बट मगर आज जिनका परिचय RWs इस नाम से होता है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये दायित्व है कि हम इसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स अपने आप विकसित करें, उसका हम अनुसरण करें, उसके बारे में आग्रह करें. अगर हमारा ही कोई व्यक्ति जो खुद को कहता है कि मैं संघ की विचारधारा में विश्वास करता हूँ और वो अनाप शनाप बातें लिख रहा है, गलत पद्धति की भाषा का उपयोग कर रहा है, गलत पद्धति से किसी को ट्रोल कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वी कैन नॉट वॉश ऑफ आवर हैंड्स. मतलब कोरोना के काल में हाथ धोने हैं मगर इतने भी धोने नहीं है कि ये दायित्व हमारा नहीं है ऐसा हमें लगे. हमारा भी दायित्व है और हमने भी इस माध्यम की, इस दुनिया को, समाज माध्यमों की इस दुनिया को कुछ आकार देने में हमारा भी एक सक्रिय रोल होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए. बिकॉज वॉट एवर इट इज विद प्लस एंड माइनस हमारा उसमें योगदान जरूर है और शुरुआत में तो हम ही उसमें अग्रसर थे. तो नाउ दैट देयर आर सम pervert elements that are dominating this field, we certainly don't have the option of leaving the field open to them and saying that, oh, what can we do? ऐसी हतबलता, ऐसा helplessness मैं मानता हूँ कि हमारे साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है. So we should come out with some protocols to prevent fake news on our own. Kiran Tare ji always stands accused that it is muzzling media voices. What is your opinion? I think
मीडिया के द्वारा इस तरीके की धारणा हमारे बारे में या हमारी सरकारों के बारे में बनाई गई है, मगर ये कोई ऐसा विषय ऐसा मुझे लगता नहीं। इसमें भी चर्चा ये चलानी चाहिए कि muzzling of media has been happening by, I mean, under the different regimes and even in states, if we say, ममता भी करती है और कम्युनिस्ट भी करते हैं, मगर कटघरे में केवल एक विचारधारा को खड़ा किया जाता है क्योंकि उनके प्रति कुछ एक संदेह निर्माण करने में कई बार लोग सफल हो जाते हैं। ऑफ कोर्स दैट विल बी ए टैक्टिकल आंसर, मगर हम निश्चित रूप में फ्री प्रेस में विश्वास करते हैं, बशर्ते मीडिया को भी अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। ये बात सही है। तो हमारा मजलिंग ऑफ मीडिया वॉइसेस के प्रति कोई अनुकूल रुझान होना, इसकी कतई कोई संभावना नहीं है। वी आर इन फेवर ऑफ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मीडिया बियॉन्ड डाउट। मेरा सवाल ये है कि कोविड के पश्चात मीडिया को लेकर केंद्र की सरकार का रवैया क्या होगा, क्योंकि कोविड के बहाने मीडिया और साथ ही साथ उसके तमाम कर्मचारी, इनकी संख्या बहुत ही सीमित होती जा रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या केंद्र की सरकार एक सीमित मीडिया चाहती है? नहीं, इसमें हर सारी जो भी स्थिति बनती जा रही है उसमें हर किसी विषय में मीडिया मतलब केंद्र की भूमिका होना इतना संभव भी नहीं है। देखिए, प्रायोरिटी वाइज समाज के उन वर्गों की तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा जाता है। हम ही अंत्योदय की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप में जो सबसे उपेक्षित है, सबसे वंचित है, उनकी ओर ज्यादा ध्यान जाता है। अभी जो मतलब एक असुरक्षा अपने व्यवसाय को लेकर निर्माण होना, ये सभी क्षेत्रों में है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियों में भी कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है, मीडिया में भी कम की जा रही है, अन्य अन्य अनुष्ठानों में भी कम की जा रही है। तो इट्स एन इश्यू विच हैज अफेक्टेड ऑल ऑफ अस। हाँ, मीडिया के बारे में कोई भूमिका होनी चाहिए और मीडिया के प्रति अधिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, ये आपका कहना दुरुस्त है। But the government's resources are also limited, and perhaps the greater amount of attention goes to the more deprived sections of the system. Sir, one last question. Somesh का जो ये हो गया था, miss out हो गया था. So he's asked, if we consider consumer as king, should there be coordination between the media journalists, editors, and news consumers? Who should be the initiators for the same consumers? Question mark. Yeah, of course. I mean, beyond, of course, this is my personal opinion, but I am more than convinced about it that like Grahak Panchayat, let there be a Vachak Panchayat, let there be a Darshak Panchayat. I mean, it's an amorphous group of people. You cannot identify that I am X newspapers reader and I am Y newspapers readers. But if some movement is thought of in this regard, and if some people come together, for example, today, how the voice of the readers are being muzzled, यहाँ पर muzzling of media की चर्चा हम करते हैं। कई समाचार पत्र ऐसे हैं वो पाठकों के पत्र ही छापते नहीं। तो सरकार ने भी एडवर्टीजमेंट देते समय, मेरा अपना एक विचार है, निजी विचार है, कि सरकार ने भी ये कहना चाहिए कि आप पाठकों के पत्रों का कॉलम नहीं छापेंगे तो एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगी आपको, या कम मिलेगी। पाठकों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, रोल ही नहीं होता, तो पाठकों के पत्र भी छापने चाहिए। तो ये क्या होता है, ये वाचक पंचायत है एक दृष्टि से, या पाठक पंचायत है, या दर्शक, ऐसा भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब if somebody convinces me, I would be very open to those suggestions, but I am more than convinced that it is. विनय जी, एक और एक प्रश्न उसी आपके उत्तर से जुड़ता हुआ मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका कोई मैकेनिज्म हो सकता है क्या? हम ऐसी मूवमेंट को वैधानिक रूप में कोई स्ट्रक्चर दे सकते हैं क्या, और जिसको कंसिडरेशन में लिया जाए, ऐसा एडिटर्स और न्यूज मीडिया को भी थोड़ा सा वैधानिक दृष्टि से कोई ऑब्लिगेशन बना सकते हैं क्या? ऐसा देखिए, ये कोई कानून के आधार पर नहीं होगा। मैंने कहा कि सरकार ने नीति बनानी चाहिए, मगर उसमें भी समस्याएं आएगी। इतना आसान नहीं है, मुझे सुझाना जितना आसान है उतना अमल में लाना आसान नहीं है, ये बात सही है। मगर मेरा कहना है कि कोशिश करने में हमें क्या जाता है। वो जो मोदी जी ने एक बार कहा था कि अंधेरा बड़ा घना है मगर दिया लगाना कहाँ मना है, तो हम करें ना। अभी आप पनवेल में रहते हो, पनवेल में जो हमारे नवभारत टाइम्स के या लोक सत्ता के जितने पाठक हैं,
उनका एक हम ग्रुप बनाएं और संपादक को कहें कि हमने ऐसा एक एसोसिएशन बनाया, हम आपको फीडबैक देते जाएंगे, आपने हमारे कहने का जो भी कॉग्निजेंस है वो लेना चाहिए। आप प्रेस काउंसिल को मिलिए, आप एडिटर्स गिल्ड को मिलिए, कहिए कि रीडर्स आर कंप्लीटली ड्रिवन अवे, you are not considering the readers and their opinion. After all, you are working for us. If there are no readers, where will you go? And even to the government, one can write, if he or she and people like us take initiative and evolve this idea of a readers association kind of. So I don't think there is anything fundamentally wrong about it. To establish the correctness or the logic behind it, it will take time because that is not the traditional way. मगर जैसे हिंदू जैसा समाचार पत्र एक रीडर्स एडिटर करके एक नियुक्त करता है, ओम्बड्समैन करके, और उसको एक कॉलम देता है, अभी वो पता नहीं, वो भी डॉक्टर हो सकता है, मतलब वो रीडर जो हमें हमारी प्रशंसा करते हैं वही रीडर्स, ऐसा भी वो मान सकते हैं। सो ऑल काइंड्स ऑफ परवर्शंस आर पॉसिबल, नो डाउट, मगर परवर्शन तो होते रहते हैं, इसके कारण कानून ही बनाना नहीं सकते। कानून बनते हैं, कानून के बाद उसको परवर्ट भी किया जाता है, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट हैव कानून। सिमिलरली इट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट टेक इनिशिएटिव। लेट अस टेक इनिशिएटिव, ट्रायल तो करने में क्या आता है। धन्यवाद। बरं, धन्यवाद विनय जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत ही सरलता से और स्पष्ट रूप से ये विषय को आपने हमारे सामने रखा है। मैं उसी तरह सभी पैनलिस्ट से जो विविध संस्थाओं से यहाँ पे आज इस वेबिनार में शामिल हुए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह सारे आयोजकों की, जो राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास की हमारी टीम है, उनका भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।